हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे रेलवे एक्ट 1989 जो एलडीसी एग्ज़ाम में गुड्स गार्ड और सीसीटीसी और अदर अर्थात ऑपरेटिंग और कॉमर्शियल एग्ज़ाम में जो भी एग्ज़ाम होता है उनमें ये अक्सर पूछा जाता है। तो रेलवे एक्ट 1989 और 1989 का अधिनियम संख्यांक जो है 24 है। तो इनमें जो महत्वपूर्ण जो आपका सेक्शन है उसे देखेंगे। लगभग कुल 200 सेक्शन है ना। तो सभी सेक्शन को देखने की आवश्यकता नहीं है, कम से कम जो महत्वपूर्ण है जो हमने पढ़ा है उसको हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसको अध्याय को आप देखते जाएंगे, सभी जो अध्याय हैं उन अध्यायों में क्या है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। पहला देखिए अध्याय क्या लिखा हुआ है कि प्रारंभिक, यानी अध्याय 1 का सेक्शन 1 बताता है कि उसका संक्षिप्त नाम क्या है। तो इस एक्ट का जो संक्षिप्त नाम है वो है रेलवे एक्ट 1989, रेलवे एक्ट 1989। और इसका प्रारंभ का उल्लेख इसमें वो तिथि देना चाहिए था कि कब से शुरुआत हुआ है ना। तारीख का उल्लेख इसमें नहीं दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा जो हमारा सेक्शन है उसमें परिभाषा, यानी इसमें बहुत सारे पद और शब्दावली हैं जिनका परिभाषा दिया हुआ है। ताकि जैसे सबसे पहला दिया है कि प्राधिकृत से क्या आशय है, या फिर प्राधिकरण हो गया है ना, वहन क्या हो गया, दावा अधिकरण, ओके, वर्गीकरण, वर्ग रेट, आयुक्त, वस्तु, है ना। तो इस तरह से ये बहुत सारे परिभाषा दिया हुआ है। तो आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप इसे पढ़ सकते हैं। जैसे परेषिति, परेषण, परेषक, डेमरेज, ये पूछता है डेमरेज चार्ज क्या होता है। तो डेमरेज से क्या है, किसी चल स्टॉक के निरोध के लिए अनुज्ञात समय की छूट, यानी जब जो लगेज है ना, या फिर कह सकते हैं जो माल है, जब माल गुड्स से माल उतरता है तो उस चल स्टॉक से माल को उतारने का जो निःशुल्क समय दिया जाता है, यदि उससे अधिक समय लेते हैं तो उस पर क्या लगता है, उसे डेमरेज चार्ज कहते हैं। ठीक है, इस तरह आप देख सकते हैं। आगे बहुत सारे परिभाषा दिया हुआ है ना। और किराया हो गया, नौघाट, जो जो इम्पोर्टेंट मैं बता दूंगा। जैसे प्रेशर टिप्पण, इसमें पूछते हैं फॉरवर्डिंग नोट किस सेक्शन में इसका उल्लेख है ना। तो ये है आपका 64 में। माल भाड़ा हो गया, महाप्रबंधक, माल हो गया, सरकारी रेल, इस तरह से बहुत सारे क्या है दूसरे जो सेक्शन है उसमें परिभाषा दिया हुआ है। लेवल क्रॉसिंग, लेवल, लगेज क्या होता है, से लगेज से क्या है, यात्री का माल जो अपने साथ ले जाता है उसके द्वारा या अपने भार साधन में ले जाया जाता है, उस रेल प्रशासन को वहन के लिए सौंपा जाता है। ये हो गया। आगे गैर सरकारी रेल क्या हो गया, अधिसूचना, प्राधिकृत अधिकारी से क्या आशय है। पार्सल, पार्सल क्या है, किसी यात्री या पार्सल गाड़ी द्वारा वहन के लिए प्रशासन को जो सौंपा गया है ना। ये हो गया आपका लगेज। तो सभी इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इसमें कुछ आप पढ़ सकते हैं। जैसे यात्री पढ़ सकते हैं कि यात्री क्या होता है। तो जिसके पास विधिमान पास टिकट हो और वो यात्रा कर रहा हो उसी को हम बोलते हैं यात्री। ये नहीं कि जिसके पास टिकट ना हो वो भी यात्रा कर रहा हो तो उसे यात्री नहीं कहेंगे, ध्यान रखिएगा। जिसके पास टिकट है वही, या पास मान्य टिकट हो। तो इस तरह से कई बहुत सारी परिभाषा दिया हुआ है। हाँ, ये पूछा जाता है रेलवे रिसिप्ट है। रेलवे रिसिप्ट का उल्लेख जो है सेक्शन 65 में होता है ना। 65, 64 ये सेक्शन महत्वपूर्ण है, यहाँ से सवाल बनता है। अब हम देखें रेल प्रशासन जो है अध्याय 2 है। अध्याय 1 में आपने देखा सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में था। 1 में आपका उसका प्रारंभिक है ना, और उसका नेम संक्षिप्त नेम से था। दूसरा परिभाषा हो गया, तो वो देख लेना बस। कि इसके बाद अध्याय 2 में देखेंगे रेल प्रशासन। तो इसमें अब हमें पूरा नहीं देखना है, ठीक है। अब देखिए इसमें सेक्शन 3 क्या है, आंचलिक रेल, तो ये सब नहीं पढ़ना है, बस मैं इसे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। जैसे अब अध्याय 2 का क्या है, रेल भूमि विकास अधिकरण,
इसी को बोलते हैं RLDA। ये बार बार फुल फॉर्म पूछता है। RLDA क्या होता है? तो रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, है ना। तो इसकी स्थापना और इसकी संरचना से संबंधित है ये 4 क और 4 क ख, है ना। आगे देखते हैं, आप देखते जाइए। इसके बाद जो इम्पोर्टेंस मैं बता दूंगा, रेल जैसे CRS बोलते हैं ना, नागरिक उड्डयन मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। CRS जिसे बोलते हैं कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। तो इनका उल्लेख पूछा जाता है, तो इनकी नियुक्ति सेक्शन 5 के तहत होता है। सेक्शन 6 के तहत आयुक्त का क्या कर्तव्य है ना, आयुक्त का क्या कर्तव्य है, और आयुक्त की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। अब अध्याय 4 में देखेंगे सकर्मों का सन्निर्माण और अनुरक्षण। थोड़ा सा इसका जो लैंग्वेज हिंदी है थोड़ा सा कठिन है ना, तो निर्माण से संबंधित है ये। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ इधर आपको नहीं पढ़ना है, जहाँ मैं बता दूँ एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंस होगा वो मैं बता दूँगा रोक के। ठीक है, स्क्रॉल करते बढ़ते हैं। अध्याय 4 का देख सकते हैं, किसी रेल परियोजना के लिए भूमि का, मतलब कोई परियोजना स्टार्ट करना है तो उसके लिए भूमि को रिक्वायर किया जाता है, तो उसके संबंध में दिया है, उसकी सर्वे संरक्षण के लिए दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अभी हमें उतना याद ये सब नहीं पढ़ना है उतना, है ना, हर चीज़ सबके लिए नहीं है। तो हम अपने जो CCTS या CCTC या फिर अदर जो गुड्स कार्ड के इम्पोर्टेंस को मैं समझा। अध्याय 5 में क्या है, रेलों का चालू किया जाना, है ना, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। रेटों का नियत किया जाना। अध्याय 7 क्या है, ट्रिब्यूनल। यहाँ से सवाल पूछ सकता है आपसे। ट्रिब्यूनल का जो उल्लेख है 1987 का जो 54 है, इसको RTC लिखता है, RTC ना, रेलवे सॉरी RCT रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल, है ना। ये पूछता है, इसका फुल फॉर्म ही पूछ लेता है, और कहाँ पर इसका है ख्याल जो है वो नई दिल्ली में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके संबंधित दिया हुआ है 43 42, बढ़ते चलते हैं। अब देखिए यहाँ से महत्वपूर्ण है आपका अध्याय 8 से यात्रियों का जो नहीं पैसेंजर का जो हम लोग ट्रांसपोर्ट पैसेंजर को ले जाना। तो ये देखिए सेक्शन जो 49 है वो उल्लेख करता है कि आप सभी स्टेशनों पर देखेंगे समय सारणियों का उल्लेख किया जाता है, और यात्री किराया का जो सारणियों का प्रदर्शन किया जाता है कि किस गाड़ी के लिए कितना किराया है ना, और किस समय वो गाड़ी का खुलती है यहाँ से, तो उसका उल्लेख हिंदी और अंग्रेजी, है ना, या फिर वहाँ के प्रादेशिक क्षेत्रीय भाषा में उसका उल्लेख किया जाता है। तो ये किस सेक्शन में है, तो 49 में। अब देखिए यहाँ से आपका इम्पोर्टेंस मिलेगा। सेक्शन 50 में क्या है, किराए के संदाय पर टिकटों का दिया जाना। यानी आपको टिकट लेना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उस टिकट के बदले आपको किराया देने पड़े। अब किराया देंगे तो आपको टिकट मिलेगा, और टिकट में इस प्रकार उसका उल्लेख मिलेगा। तो इस सेक्शन में है, सेक्शन 50 में है। अब सेक्शन 51 क्या है, उस दशा के लिए उपबंध है जिसमें उस दर्जे या रेलगाड़ी के लिए जिसमें अतिरिक्त यात्रियों के लिए स्थान उपलब्ध नहीं है टिकट जारी, मतलब उपलब्ध नहीं है और उसके बावजूद भी टिकट जारी किया जाना, है ना। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं, हाँ ये आप पढ़ सकते हैं सेक्शन 52 53 54। आगे देखिए ये 3 इम्पोर्टेंस है। टिकट का रद्दीकरण, यदि आपका टिकट का कैंसिलेशन किया जाता है तो आपको पैसा रकम जो है वापस किया जाएगा, ये 52 में है। कतिपय टिकटों का अंतरण, यानी इसका मतलब है कि आप जिस व्यक्ति के नाम पे टिकट जारी किए हैं वही उस व्यक्ति उस टिकट को उपयोग कर सकता है ना, ट्रांसफरेबल नहीं होता है टिकट। इसके बाद यदि टीटी आपसे ट्रेन में आपसे टिकट पास या दिखाने कहता है तो आपको दिखाना पड़ेगा, अन्यथा आपको बिना टिकट माना जाएगा। कि ये हो गया। इसके बाद पास या टिकट के बिना यात्रा का, यानी इसमें उल्लेख किया गया है कि बिना पास या
उचित बिना पास टिकट का आप यात्रा नहीं कर सकते हैं, है ना, प्रतिषेध है एक तरह से। इसके बाद यह है संक्रामक या ससंगिक रोगों से पीड़ित व्यक्तियों का वहन करने से, यानी जो रेल है वो इनकार कर सकता है ऐसे व्यक्तियों का यात्रा करने के लिए जो किसी संक्रमित, है ना, किसी बड़ी संक्रमित बीमारी से क्या हो, ग्रसित हो, जिनसे कि उस यात्री से किसी अन्य यात्रियों में ऐसी बीमारी फैलने की संभावना, तो ऐसे रोगी व्यक्ति को मना कर सकता है, ठीक है। और इसके बाद 57 देखेंगे, तो कि एक कक्ष में यात्रियों की संख्या मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, इसका उल्लेख बाहर देखेंगे, अंदर बाहर कक्ष में उसका उल्लेख किया जाता है, पर ऐसा रेल में होता नहीं है। आप देखे होंगे संख्या जितनी सीट होती है उससे 3 गुना उसमें यात्री भरे होते हैं, तो ये अलग बात है, लेकिन इसका उल्लेख किया कि प्रत्येक कक्षा के लिए यात्रियों की अधिकतम संख्या क्या होगी, जिसका उल्लेख अंदर बाहर आप देखेंगे 1 2 3 से क्रम संख्या लिखा रहता है ना। इसके बाद देखेंगे कुछ ऐसे सीट होते हैं, कक्ष होते हैं जो महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं, सीटें भी आरक्षित होती हैं, है ना, तो उसमें क्या है कि पुरुष नहीं यात्रा कर सकते। इसके बाद देखेंगे सेक्शन 59 है यात्रियों और रेलगाड़ी के बाहर साधक रेल सेवकों के बीच संचार। अपने एसीपी के बारे में पढ़ा है, अलार्म चेन पुलिंग, है ना। तो रेल प्रशासन यात्रियों का वहन करने वाले प्रत्येक रेलगाड़ी में यात्रियों और रेलगाड़ी के बाहर साधक रेल सेवक के बीच कैसे आपस में संचार होगा, कैसे बात होगा, कोई समस्या होती है तो उस तरह का क्या है ये उल्लेख किया जाता है। इसके बाद अब छोड़ दिया जाए, यानी इधर देखेंगे आप कंटिन्यू 49 से उधर आप 59 तक देखेंगे, इधर इम्पोर्टेंस है। अब आगे बढ़ते हैं, इधर है नहीं, अब 64 पे सीधे चलते हैं, है ना। 61 माल के वहन के रेट पुस्तक आदि रखना, माल के प्राप्त करने के लिए शर्तें, जोखिम रेट ऊपर। तो यहाँ देखिए फॉरवर्डिंग नोट जो है, जब कोई आप माल सौंपते हैं तो उसको एक फॉरवर्डिंग नोट दिया जाता है ना, भरना पड़ता है ना। माल को लगेज या पार्सल भेजने के लिए आपको एक फॉरवर्डिंग नोट भरना पड़ता है ना। तो फिर रेलवे रिसिप्ट, इसी को बोलते हैं आरआर, है ना, इसी को बोलते हैं आरआर, रेलवे रिसिप्ट। तो ये रेलवे रिसिप्ट आपको दिया जाता है, तो आप ये रेलवे रिसिप्ट आप जब आप अपना लगेज जो है लेने जाएंगे, पार्सल लेने जाएंगे, तो आपको ये देना पड़ेगा। तो क्या है कि आपको सामान मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद माल के वर्णन से संबंधित कथन की, ये तो इतना नहीं इम्पोर्टेंट, वो 64-65 आप देख लीजिएगा। हाँ 67 पूछता है कि खतरनाक या घृणोत्पादक माल का वहन पर क्या है, प्रतिषेध है, यानी आप ऐसे सामान नहीं ले जा सकते जो डेंजरस हो और वो बदबूदार या घृणास्पद हो, है ना, इसका उल्लेख किया गया है जो कि 67 में है, ठीक है। और इसके बाद ऐसे संक्रामक रोगों से पीड़ित जंतुओं का भी वहन करने से क्या गया है, मना किया गया है, ठीक है। यह है आपका 68 में है। आगे बढ़ते हैं, ये डाइवर्ट है, मार्ग का बदलना, तो इधर तो इम्पोर्टेंस नहीं है, आगे बढ़ते हैं। हाँ ये 72 कई बार पूछता है कि वैगनों और ट्रकों के लिए वहन की अधिकतम क्षमता, ठीक है, कितनी अधिकतम ढो सकता है, ये हो गया 72 में। और ये भी देखिए 73 भी इम्पोर्टेंस है, वैगनों की अति भराई करने पे दंड स्वरूप क्या प्रभार दिया जाएगा, इसका उल्लेख 73 में मिलता है। और रेल रसीद के अंतर्गत आने वाले माल में संपत्ति का संक्रांत होना। चलिए तो ये 73, आप 72 देख लीजिएगा। रेलवे रिसिप्ट का अभ्यर्पण, यानी कोई भी आप रेल प्रशासन के अधीन प्रेषण या परिधान ऐसे रसीद का अभ्यर्पण करेगा। ये 76। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं। 81 पूछता है ओपन डिलीवरी, यानी ओपन डिलीवरी क्या होता है कि जो भी आपका सामान है उसको खोलकर आपको दिया जाएगा, है ना। और वहाँ पर आप देखेंगे ऐसे सिचुएशन में आरपीएफ का उपस्थित होना आवश्यक होता है ओपन डिलीवरी में, ठीक, ये पूछता है 81।
है ना। इसे 81 आपको याद रखना है, 81 याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब इधर देखिए, अधिसूचित स्टेशनों को बुक किए गए माल के बारे में विशेष उपबंध है। तो इधर से भी उतना सवाल बनता नहीं है, ये धीरे धीरे आप जान जाएंगे काम करते करते, बट जो पूछा जाता है मैं वहाँ पर। अब देखिए 113 पे चलते हैं, वहाँ से सवाल बनता है ना। बस मैं इसको अध्याय दिखा रहा हूँ क्या दिया है। वाहक के रेल रूप में रेल प्रशासन पर उत्तरदायित्व, यहाँ पर ये पूछता है दैवीकृत चलिए आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू। 113 आपको मिलेगा जहाँ से सवाल बनता है। 113 क्या है भाई, उल्लेख करता है 113। देखो ये 113 में क्या है, दुर्घटना, यहाँ से सवाल बनता है। तो रेल दुर्घटना की जो सूची का उल्लेख किया गया है वो 113 में है, ठीक है। रेल दुर्घटना, CRS की जांच, रेल प्रशासन द्वारा जांच के संबंध में आयुक्त की शक्तियाँ। अब जिसका उल्लेख 113 में नहीं मिलता है वो पूछ लेता है कि उसका उल्लेख आपको सेक्शन किस में मिलेगा, वो 120 में। अब इसके बाद 123 महत्वपूर्ण मिलेगा। अध्याय 13 जो है कि दुर्घटनाओं के कारण यात्रियों की मृत्यु और क्षति के लिए रेल प्रशासन का दायित्व, इसकी परिभाषा आपको मिलेगा 123 में कि दुर्घटना क्या है, आश्रित कौन कौन होंगे, ठीक है, आश्रित में कौन कौन होंगे, और अनापेक्षित 124 में क्या है, जो लायबिलिटीज हैं, दायित्व की सीमा, ठीक है। और अनापेक्षित घटना क्या है, इसका भी परिभाषा दिया हुआ है। ये पूछता है आपका आर्टिकल 123 और 24। फिर 124 क में है अनपेक्षित घटनाओं से मध्य प्रतिकार, है ना। यानी आप अनपेक्षित घटना में अनटूवर्ड जो है इंसिडेंट में कौन सी घटना नहीं आएगा, उसका भी उल्लेख किया गया है, ठीक है। अब उसके लिए प्रतिकार के लिए आवेदन किया जाएगा। तो ये आपको 123 है ना, 123, 124, 124 का ये सब आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, सीधे अब चलते हैं 137, काम के घंटों और विश्राम की अवधि का विनियमन, HOR के बारे में दिया गया है कि इसमें रेल सेवर को कितने वर्गों में बांटा गया। तो 4 वर्गों में बांटा जाता है। तो ये भी इतना नहीं, बस 4 वर्गों में आपको ध्यान रखना है। एक तो निरंतर हो गया, एक तो अपवर्जित हो गया, है ना, और एक आपका ये हो गया श्रम प्रधान हो गया, ओके, श्रम प्रधान, और एक कहाँ चला गया, अपवर्जित हो गया, श्रम प्रधान हो गया, अंतराय, हाँ ये आवश्यक रूप से ये 4 वर्गों में बांटा गया था। ये 4 वर्ग आपको याद रखना है कि कितने वर्गों में जो पूछता है HOER के तहत कर्मचारियों को, केंद्रीय कर्मचारियों, रेल कर्मचारियों को कितने वर्गों में बांटा गया है। निरंतर जो कंटिन्यूअस होते हैं, आवश्यक रूप से अंतराय, अपवर्जित हो गया, और एक आपका हो गया ये श्रम प्रधान, है ना। ये 4 इसका आप इंग्लिश में देखिएगा, ध्यान रखिएगा। अब सीधे आ जाते हैं हम लोग 137, यानी अगला जो अध्याय है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंस है। 137, ठीक। यहाँ से शास्तिया, जिसे बोलते हैं क्राइम और पेनाल्टीज। देखिए 137 जो सेक्शन 55 में पढ़े थे कि रेल की किसी सवारी डब्बे में प्रवेश करेगा या उसमें रहेगा, किसी रेलगाड़ी में यात्रा करेगा, तो यदि उसके पास उचित पास या टिकट बिना कपटपूर्वक यात्रा करना या यात्रा करने का प्रयास करना, तो उस पर दंड कार्रवाई की जाएगी, है ना। यहाँ से अब कितने जुर्माना दिया जाएगा, जुर्माना का भी उल्लेख आप पढ़ेंगे ध्यान से, तो इसमें मिलेगा
कि 6 मास की क्या है कारावास और दंड स्वरूप उसे न्यायालय 500 रुपये जुर्माना लेगा। ठीक है, इसे भी ध्यान रखना है कितने राशि और कितने समय कारावास होगा। ये हो गया आपका। अब 130 में क्या उल्लेख है कि बिना उचित पास या टिकट की यात्रा करने के लिए प्राधिकृत दूरी से आगे करने, मतलब कि आपने टिकट लिया है जितने दूरी के लिए, आप उससे ज़्यादा दूरी से उससे आगे का दूरी यात्रा करते हैं तो आपको बिना टिकट माना जाएगा और उसके लिए आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा, है ना। तो आप जानते हैं कि जहाँ तक आपने टिकट लिया वहीं तक आप यात्रा कर सकते हैं। उससे अधिक यात्रा करने पे आपको EFT या फिर आपको टिकट यात्रा करना भी है तो आपको एक्सेस फेयर टिकट लेना पड़ेगा, अदरवाइज आप पकड़े जाने पर आपको पेनाल्टीज देना पड़ेगा, वो क्राइम के तहत आता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला है 139, यानी TT जो होते हैं ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर होते हैं, वो उनके पास अधिकार होता है कि आपको हटाने का 139 में, यानी सेक्शन जो आप 38 में पढ़े हैं कि आपने या तो या उचित या पास टिकट नहीं है तो आपको हटाने के लिए वो, पर इसमें कुछ अपवाद है, ध्यान रखना है कि जो स्त्री या बालक हों, ऐसे जो यात्रा कर रहे हों जो स्त्री या बालक हो और उनके पास पुरुष यात्री ना हो तो उन्हें किसी भी स्टेशन पर नहीं उतारा जा सकता है ना। तो इसे जंक्शन या टर्मिनल स्टेशन या सिविल जिले के मुख्यालय स्टेशन पर ही उतारा जाता है और केवल दिन में ही हटाया जाएगा, अन्यथा नहीं। ऐसा क्यों किया गया कि उनकी सिक्योरिटी के, है ना। अब आगे देखते हैं 137 और 38 जो कि कतिपय माल में सदाचार के लिए प्रतिभूति सिक्योरिटी है। अब 141 अपने ACP के बारे में पढ़ा है, अनाधिकृत तरीके से आपने अलार्म चेन पुलिंग खींचा है तो आप पर कार्रवाई होगी, 1 वर्ष का जुर्माना और 1000 रुपये तक या फिर दोनों दंडनीय होगा, ध्यान रखिएगा। ACP जो होता है, आप अनावश्यक रूप से जो रेल संचार साधनों का अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करते हैं तब। प्रथम अपराध में देखिए यहाँ पर दिया है कि 500 रुपये से कम नहीं होगा और द्वितीय में 3 साल का कारावास पर, यानी ऐसा आप रिपीट करते हैं पकड़े जाने पे, है ना। आगे देखते हैं टिकटों का अंतरण। टिकटों का ट्रांसफ़र क्या है, ये नहीं है, टिकट का आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते कि आप टिकट लिए किसी और यात्रा करें, तो ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो टिकट के ट्रांसफ़र पर प्रतिषेध है। इसमें 3 मास का कारावास या 5, इसके साथ साथ 500 या फिर दोनों दंडनीय, दोनों हो सकता है। आगे बढ़ते हैं 143। अब ये देखिए रेल, अब लोग कुछ अवैध टिकटों का अब व्यापार करते हैं, है ना, कारोबार करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी इसमें कार्रवाई की जाती है ना। टिकटों का, वो तो टिकटों का स्थानांतरण था, और इसमें टिकटों का क्या है, टिकटों का व्यापार करना, जो लोग एजेंट होते हैं इस तरह के, तो इसमें देखिए 10,000 रुपये तक आपको जुर्माना और 3 वर्ष तक का कारा या फिर दोनों हो सकता है। ठीक है, इस तरह के अपराध क्राइम है। अब देखिए स्टेशनों पे कुछ ऐसे भी होते हैं या फिर ट्रेन में जो फेरी लगाने और भीख मांगने पर क्या है, प्रतिषेध है। ऐसा करने पर आपको 1 वर्ष का कारावास और 2,000 रुपये तक जुर्माना लग सकता है। ठीक है, अब इसके बाद 145 है कि जो लोग ड्रिंक, है ना, देखेंगे दारू पी के नशा करके गाली गलौज करते हैं, तो ऐसे में ऐसे लोगों के लिए भी कार्रवाई की जाती है। अशिष्ट कार्य या अत्याचार करते हैं तो उन्हें हटाया जाएगा RPF बुला के, या फिर ऐसा करने पर उन्हें 500 रुपये का जुर्माना भी 6 मास तक का कारावास भी हो सकता है। प्रथम कंडीशन में इन्हें 100 रुपये का जुर्माना
और फिर ऐसा ये रिपीट करते हैं तो 1 मास का कारावास और 250 रुपये का जुर्माना, जो इससे कम नहीं होगा। ये फिर रेल कर्मियों के साथ अभद्रता करने पर जो भी व्यक्ति हैं, जो रेल सेवक है, उनके काम में बाधा डालते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, है ना, तो ऐसे लोगों की भी कार्रवाई होती है। 6 मास तक का कारावास और 1000 रुपये तक जुर्माना। ये आपका 146 इम्पोर्टेंस है। इसके बाद किसी अतिचार तरीके से प्लेटफॉर्म पे आ जाना बिना टिकट के, है ना, बिना उचित टिकट के आप घुस कहीं से भी घुस रहे हैं रेल के परिसर में, तो इस पर ऐसे लोगों पर कार्रवाई होती है। 6 मास का कारावास और जुर्माने 1000 की जुर्माना भी लग सकते हैं। अवैध तरीके से आप रेल परिसर में नहीं आ सकते हैं बिना उचित टिकट या पास का, है ना। इसके बाद 148 है, यानी आपने जो भी आवेदन किया उसमें आप मिथ्या वर्णन करते हैं, है ना, ये माल के तहत। तो ये अभी इतना हम छोड़ देते हैं आगे किससे। अब जहाँ इम्पोर्टेंस वो उस पर चर्चा करते हैं। अब सीधे हम आ जाते हैं 150 2 फिर 3, इसके बाद हाँ ये देखिए 155 में क्या है कि आप आरक्षित कक्ष में प्रवेश करना या फिर अनारक्षित कक्ष में प्रवेश का प्रतिरोध करना, यानी आपने टिकट किसी और कक्ष का लिया, आप आरक्षित टिकट में प्रवेश कर रहे हैं, या फिर अनारक्षित टिकट प्रवेश में किसी को आप प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं, तो ऐसे में आप पर कार्रवाई होगी। ठीक है। इसके बाद रेल 156, रेल की छत पर या सीढ़ियों पर इंजन पर यात्रा करना भी प्रतिषेध है ना। इसमें आप देखेंगे 3 मास की अवधि तक 500 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। ठीक है। और इसमें जो इसके पहले वाले में देखेंगे आरक्षित कक्ष में प्रवेश करना या अनरिजर्व कक्ष में प्रवेश का प्रतिरोध करना, इसमें आपको 200 रुपये का जुर्माना हो सकता है। ठीक है। इनमें 2 कंडीशन हैं, एक आरक्षित नहीं किया गया और फिर आरक्षित किया गया है। तो इतना नहीं, आपको बस सभी का आपको पेनाल्टी नहीं याद रखना है और याद भी नहीं करना है। पास या टिकट में हेर फेर करना। ठीक है। पास या टिकट में आप हेर फेर करते हैं तो ऐसे में 500 रुपये का जुर्माना और 3 मास का कारावास हो सकता है ना। प्यास के टिकट में आप किसी नाम या संख्या कुछ बदलते हैं या बदलने का प्रयास करते हैं, है ना, तो ऐसे में आपको कार्रवाई की जा सकती है। अब 160 में जो लेवल क्रॉसिंग या फाटक होता है उसको तोड़ने, है ना, या फिर ऐसे सिचुएशन में तो कारावास हो सकती है आपको 3 साल का। और ऐसे देखिए 2 तरह का इसमें गेट होता है। एक तो समतल क्रॉसिंग के जो सड़क यात्रा के लिए बंद कर दिया गया हो, ऐसे में दोनों और स्थापित किसी फाटक चेन को तोड़ेगा तो 5 साल तक का भी कारावास हो सकता है। और जहाँ पर समतल क्रॉसिंग पर गेटमैन नहीं है वहाँ पर ऐसा करते हैं तो आपको 3 साल का कारावास हो सकता है। तो ये भी आपको 160-61 देखना है, ये इम्पोर्टेंस है। और फिर यह समतल क्रॉसिंग को जिस पर आदमी नहीं है उपेक्षा पूर्वक पार करना, यानी कि जिस समतल गेट पर आदमी नहीं है तो आपको अपनी ईमानदारी से आपको अपना कार्य कर या अपना सावधानी से जाना है। अब वहाँ पर ऐसा उपेक्षा करते हैं तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। अब आगे देखिए, हाँ ये भी इम्पोर्टेंस है 162 कि महिलाओं के आरक्षित किसी सवारी डिब्बे या अन्य स्थान में प्रवेश करना, जो महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है ना, तो वहाँ पुरुषों का प्रवेश करना वर्जित है। ऐसे में आपको 500 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। ठीक है। तो आप महिलाओं के इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। फिर 163 माल का
मिथ्या वर्णन करने पर, खतरनाक माल का आप रेल में ले आते हैं, जैसे आप देखे होंगे ना, जैसे गैस हो गया जो ज्वलनशील होता है, आप ऐसे चीज़ें आप नहीं ला सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आपको 3 साल तक की कार्रवाई और 1000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। अब घृणोत्पादक माल का भी ये विरुद्ध है जो आप नहीं ला सकते, जबकि इसका पहले 167 में ही उल्लेख किया गया है, ये प्रतिषेध है। आपने सार्वजनिक सूचनाओं का विरूपित कर दिया है, ये भी इम्पोर्टेंस है, यानी कोई रेल संबंधित कोई सूचना है, आपने वहाँ पर किसी का तिथि या डेट या किसी बदल दिया, चिपकाया गया है ना, तो वहाँ पर भी ये भी प्रतिषेध है। 167 इम्पोर्टेंस है। आप 167 में यानी रेल परिसर में या फिर रेल ट्रेन में आपने कोई बीड़ी जो सिगरेट वगैरह पी रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं, तो इस पर प्रतिषेध है। ऐसा आपको करने पर 100 रुपये का जुर्माना हो सकेगा, है ना। आगे भी इस तरह का कार्रवाई पकड़े जाने पे आपको बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। अब कोई ऐसा काम करे जो बालक हो, है ना, बालक के लिए क्या है कि उससे गार्जियन से एक लिखित में ले लिया जाता है कि आगे से ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, बंधन पत्र बॉन्ड बढ़ा दिया जाता है ना, जो 50 रुपये तक दंडनीय होता है। फिर उसको सदाचार ऐसा करने के लिए वो किया जाता है कि ताकि वो ऐसा गलत काम आगे न करे, है ना, गार्जियन को इस तरह समझाया जाता है। तो ये भी 168 में इसका उल्लेख है। अब देखिए इसके आगे उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इतना आप जितना अभी तक मैंने जिस पर चर्चा किया नहीं, आप उतना तैयार कर लेते हैं। ये भी इम्पोर्टेंस है, एक बार देख लीजिएगा। रेलगाड़ी आदि के चलने में बाधा डालना, यदि कोई रेल सेवक ड्यूटी पर होते भी या कोई अन्य व्यक्ति इस तरह कार्य करता है तो उस पर कार्रवाई किया जाएगा, है ना। समतल क्रॉसिंग में बाधा डालना, कोई रेल सेवक ही है जो अनावश्यक रूप से गेट को बंद रखेगा, है ना, तो इस तरह का भी कार्य करने पे उस रेल कर्मी पे कार्रवाई की जा सकती है ना। अब इसके बाद एक दो और देख लीजिएगा, जैसे 125 है, क्योंकि अब देखिए 16 है जो कि लास्ट अध्याय है ना, ये लास्ट अध्याय है। कुल 16 अध्याय हैं, 16 अध्याय और 200 आपको सेक्शन मिलेगा इसमें। 195 कई बार पूछा है, तो ये भी याद रखिएगा, रेल प्रशासन से प्रतिनिधित्व के बारे में है, और इस पे जो कानून बनाने को जो शक्ति प्रदान करता है वो कौन से सेक्शन में है, तो ये 198 है, जिसमें नियम को बनाने के साधारण शक्ति दिया जाता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं ये कुल, यदि आपको रेलवे एक्ट 1989 में कितने सेक्शन हैं, जो कि लास्ट आपको निरसन और व्यावृत्ति जो संबंधित है यहाँ पर निश्चित किया गया है, इस सब का उल्लेख है। तो ये आपके जो महत्वपूर्ण सेक्शन है उन्हें बार बार आप वीडियो देख कर न पढ़ें, उन मैंने जिस सेक्शन का उल्लेख किया है इसका लैंग्वेज थोड़ा से जानते हैं, ये लैंग्वेज थोड़ा से टफ है, तो आप इस गूगल करके उन सेक्शन के बारे में पढ़ सकते हैं जिस सेक्शन के बारे में मैंने उल्लेख किया है ना। इसे आप पहले एक कॉपी पे नोट कर लीजिए और उसे 2 से 3 बार दोहरा लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही, रेलवे एक्ट 1989। आगे हम जो इस्टाब्लिश रूल हैं, जिसमें कि हम लोग 5 रूल और लीव रूल, है ना, इसके अलावा रेल सेवा आचरण नियम और DAR जिसे बोलते हैं, डिसिप्लिन एंड अपील रूल, ये 4 है जहाँ से सवाल बनता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिर हम जल्दी अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।